नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप यहां पर देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली के शुभ अवसर पर सैनिकों के बीच में देश को और हमारे देश के वीर जवानों को क्या संदेश दिया, जो आप पूरा सुनेंगे। और इसी बीच यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि पहली बार जवानों के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काला चश्मा धारण किया। आखिर क्यों? काला चश्मा पहनने का कारण क्या है? क्या वो देश के वीर जवानों के सामने आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं? जवानों के सामने अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, या अन्य और कोई कारण? ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काला चश्मा धारण किया? अब तक उन्होंने 10 दीपावलियां सैनिकों के बीच में मनाई, जहां पर उन्होंने कभी काला चश्मा आंखों पर धारण नहीं किया। आंखें मिलाकर वीर जवानों के बीच में उन्होंने दीपावली के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया। लेकिन 11वीं बार नौसेना के बीच में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पावन पर्व को मनाया तो उन्होंने काला चश्मा धारण किया था। आखिर इसका क्या कारण था? इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे क्या छुपा है? आखिर ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने क्यों किया है? वो सब आप प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद सुनेंगे। उससे हम पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काला चश्मा क्यों पहना था। तो आप पहले देश के प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुने, उसके बाद आप सुनेंगे कि उन्होंने काला चश्मा क्यों पहना था। तो आइए हम आपको देश के प्रधानमंत्री जी को दीपावली के पावन पर्व पर शुभ संदेश को सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये दिन अद्भुत है। ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है।
मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। एक तरफ मैं देख रहा था सैन्य शक्ति को, साथियों, ये बड़े बड़े शिप, हवा से भी तेज गति से चलने वाले हवाई जहाज, ये पनडुब्बियां, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो जज्बा आप में है ना, वो उसको भी जानदार बना देता है। ये शिप भले लोहे के हो, लेकिन जब आप उस पर सवार होते हैं ना, तब वो जांबाज जीवित सैन्य बन जाता है। मैं कल से आपके बीच हूं। एक एक पल मैंने कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ जाना है। जब दिल्ली से निकला था तो मन करता था कि मैं भी इस पल को जी लूं, लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना, आप लोगों का समर्पण, ये इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि मैं उसे जी नहीं पाया, लेकिन जान जरूर पाया हूं, जान सका हूं। मैं अंदाज लगा सकता हूं कि इसे जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है, और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली के पर्व में हर किसी को
अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। साथियों, हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र
साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जाबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? जो ताकत आपका भारतीय होने में है, जो ताकत आपका जीवन भारत की मिट्टी से जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा हर औजार, हमारा हर शस्त्र, हमारा हर पुर्जा जैसे जैसे भारतीय होता जाएगा, हमारी ताकत को 4 चांद लग जाएंगे। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना। और मैं पक्का मानता हूं, आज आपके सुनने के बाद आपके दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है? आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी
अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस का नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। आज हमारा स्टार्टअप भी दम दिखा रहा है। साथियों, शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई, दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, आप ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के जरिए, एंटी पायरेसी पेट्रोल के जरिए और मानवीय मदद वाले ऑपरेशंस के जरिए भारतीय नौसेना इस पूरे रीजन में ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर की भूमिका निभाती है। साथियों, हमारे आइलैंड्स की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी में भी हमारी नेवी का बड़ा रोल है। कुछ समय पहले हमने फैसला लिया था कि 26 जनवरी को देश के हर आइलैंड पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। देश के उस संकल्प को हमारी नेवी हर 26 जनवरी को आन बान शान के साथ पूरा करती रहती है। मैं नेवी को बधाई देता हूं। आज भारत के हर द्वीप पर नौसेना तिरंगा फहरा रही है। साथियों, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं।
हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। 2014 में हमारे पड़ोसी देश मालदीव में पानी का संकट आया। हमने ऑपरेशन नीर चलाया। हमारी नेवी स्वच्छ पानी लेकर मालदीव पहुंची। 2017 में श्रीलंका में बाढ़ की विभीषिका आई। भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ लंबाया। 2018 में इंडोनेशिया में सुनामी की तबाही आई। भारत राहत बचाव के कामों में इंडोनेशिया के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। इसी तरह म्यांमार में भूकंप से आया विनाश, या फिर 2019 में मोजाम्बिक और 2020 में मेडागास्कर का संकट हो, भारत हर जगह सेवा की भावना से पहुंचा। साथियों, हमारी नौसेनाओं ने विदेश में फंसे लोगों को सुरक्षित लाने के लिए भी समय समय पर अभियान चलाए हैं। यमन से लेकर सूडान तक जहां जहां जरूरत पड़ी, आपके शौर्य और साहस ने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के भरोसे को बहुत मजबूत किया है। हमने हजारों विदेशी नागरिकों का भी जीवन बचाया है, सिर्फ भारतीयों का नहीं, उस देश में फंसे हुए कई देश के नागरिकों को भी हम बचा करके निकाल करके लाए, उनके घर तक पहुंचाया है। साथियों, हमारे सैन्य बलों ने जल, थल, नभ हर मोर्चे पर और हर परिस्थिति में देश की सेवा की है, समर्पण भाव से सेवा की है, पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवा की है। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। आकाश में हमारी एयरफोर्स भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहती है और जमीन पर तपते रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर्स तक हमारी सेना, हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे आईटीबीपी के जवान सब मिलकर के चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। इसी तरह अलग अलग मोर्चों पर एसएसबी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जवान भी सीमलेसली एक यूनिट के रूप में हर जवान मां भारती की सेवा में डटा रहता है। मैं आज भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की भी सराहना करूंगा। वो जिस तरह नेवी के साथ समन्वय बनाकर हमारी कोस्टलाइन सिक्योरिटी में दिन रात तैनात रहते हैं, उनका योगदान राष्ट्र रक्षा की इस महायज्ञ में बहुत ज्यादा है। साथियों, हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और हमारे सुरक्षा बलों के साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है
माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ से, उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने बनाए चल रहे स्कूलों को बम से उड़ा दिए जाते थे, अस्पतालों को, डॉक्टरों को गोलियों से भून दिया जाता था, मोबाइल टावर नहीं लगने देते थे, वहां अब हाईवेज बन रहे हैं, नए उद्योग ले रहे हैं, स्कूल और अस्पताल वहां के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। देश को सफलता हमारे सभी सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से ही मिली है। और मुझे खुशी है कि ऐसे अनेक जिलों में आज पहली बार लोग आन बान शान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। साथियों, मैं आज भी जवानों के बीच में खड़ा हूं। हम नौसेना के जवान हैं। मौत को मुट्ठी में लेकर के चलना, यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन पुलिस को जवान जो डंडा लेकर के सिर्फ चलते रहते हैं, हाथ में डंडे से ज्यादा कुछ होता नहीं है, उनके पास उतने साधन भी नहीं होते हैं, और उनकी ट्रेनिंग भी नागरिकों के साथ मिलजुल करके काम करने की होती है। लेकिन मेरे इन पुलिस बेड़े के अलग अलग जवानों ने, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सारे बेड़े के जवानों ने नक्सलों के साथ जो लोहा लिया है ना, जो लड़ाई लड़ी है, काबिले दाद है दोस्तों। मैं आज दिवाली के पावन पर्व पर मेरे पुलिस बेड़े के इन जवानों को लाख लाख बधाई देता हूं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिनके पास अब पैर नहीं है, लेकिन जज्बा वैसा ही है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के लिए व्हील चेयर से उतरना मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जिन्होंने माओवाद नक्सलियों ने उनको शिकार बनाया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए।
गांव में जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे अनगिनत लोगों ने जो सहा है, जो बलिदान दिया है, शांति के लिए, नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, स्कूल चले, इसके लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों, शायद आजादी के बाद पहली बार पुलिस बेड़े के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई और पिछले 10 साल में 50 साल की इस भयंकर बीमारी को वो खत्म करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और 90% केस में वो सफल हो चुके हैं। आप लोग युद्ध को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन घर के भीतर जब युद्ध लड़ना पड़ा होगा तब कितना धैर्य चाहिए, कितना संयम चाहिए, किसी भी निर्दोष की जान न चली जाए और निर्दोषों की उनके सपनों को सजाने के लिए जो करना पड़े करने। एक अद्भुत काम हुआ है। वो वक्त आएगा जब इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाएंगे और इस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध करने वाले लोगों को दुनिया भर में शायद सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा पराक्रम नक्सल को समाप्त करने के लिए, माओवादी आतंक को चूर चूर करने के लिए देश की शक्ति ने किया है। हम सभी देशवासियों को गर्व है दोस्तों, ये हमारी मिट्टी में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव में इन जिलों में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। जिन जिलों में कभी माओवादी आतंक ने संविधान का नाम नहीं लेने दिया, संविधान के दूर से भी दर्शन नहीं करने दिए, आज उन्हीं जिलों में स्वदेशी का मंत्र गूंज रहा है और गुमराह हुए नौजवान 303 छोड़ करके संविधान को माथे पर लगा रहे हैं। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक, पहले जो कल्पना से भी परे था, आज वो सफलताएं, वो उपलब्धियां हम अपने सामने देख रहे हैं। ये गति, ये प्रगति, ये परिवर्तन देश का विश्वास और विश्वास की कोख से पैदा हुआ विकास का मंत्र, राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में हमारे सैन्य बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप प्रवाह में बहने वालों में नहीं है। गंगा कहे गंगादास, जमुना कहे जमुनादास, ये सेना की रगों में नहीं होता है। प्रवाह में बह जाने वाले लोग आप नहीं है। आप में क्षमता है प्रवाह को दिशा देने की, प्रवाह को मोड़ने की। आप में साहस है समय को मार्ग दिखाने का। आप में पराक्रम है अपरिमित को पार कर जाने का। आप में हौसला है अरण्य को लांग जाने का। हमारी सेना के जवान जिन पर्वत शिखरों पर डटे हैं, वो शिखर भारत के विजय स्तंभ बनकर के उभरे हैं।
आप जिस सागर के सीने पर खड़े हैं, इस समंदर की महान लहरें भी भारत का जय घोष कर रही है। भारत माता की जय सिर्फ आप नहीं, एक एक लहर बोल रही है। आपसे सीखा है। आपने समंदर की लहरों को भी मां भारती का जय जयकार करने का जज्बा पैदा कर दिया है। इस कोलाहल से भी एक ही स्वर निकलेगा। समंदर की हर लहर से, पहाड़ों से चलती हुई हवा से, रेगिस्तान से उड़ती हुई मिट्टी से अगर कान खोल करके सुनेंगे, दिल दिमाग को जोड़ करके देखेंगे, तो मिट्टी के कण-कण से, जल के बूंद बूंद से एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी उत्साह और विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर, आपको, आपके परिवारजनों को, 140 करोड़ देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विजयश्री के साथ हमेशा विजय को अपने भीतर पालते रहिए, विश्वास को पालते रहिए, संकल्प को सामर्थ्यवान बनाते रहिए। सपने ऊंची उड़ान से भरे हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के अवसर पर गोवा के तट से अरब सागर में तैनात INS विक्रांत विमानवाहक पोत पर भारतीय नौसेना के साथ जवानों के साथ त्योहार मनाया। यह उनकी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद 11वीं लगातार दीपावली थी जो सशस्त्र बलों के साथ मना रहे हैं। इस बार यह समारोह विशेष था क्योंकि यह पहली बार नौसेना के साथ मनाया गया। पिछली 10 दीपावलियां मुख्य रूप से थल सेना के साथ बॉर्डर क्षेत्रों में मनाई गई। स्रोतों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर नौसेना की कमांड यूनिफॉर्म कमांड जैकेट पहनी, जिसमें काला चश्मा, सनग्लासेस भी शामिल था। यह पहली बार का दावा संभवतः नौसेना की यूनिफॉर्म के साथ काला चश्मा पहनने से जुड़ा है, जो पिछले वर्षों से थल सेना व अन्य बलों के साथ दीपावली मनाते समय नहीं देखा गया। मुख्य कारण हो सकते हैं, जानते हैं क्या कारण है वो। सैन्य छवि और एकजुटता का प्रतीक मोदी जी अवसर सैन्य आयोजनों में संबंधित बल की यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि जवानों के साथ भावात्मक जुड़ाव दिखा सकें। 2017 के बाद से वे दीपावली पर थल सेना की कमांड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट जैकेट पहनते रहे हैं। इस बार सेना की यूनिफॉर्म के साथ काला चश्मा पेशेवरवाद और सतर्कता का प्रतीक था। खासकर ऑपरेशन सिंदूर, हालिया पाकिस्तान के खिलाफ सफल सैन्य अभियान के बाद यह जवानों का प्रेरित करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए था। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ काला चश्मा पहना। और हम अभी आपको आगे बताते हैं कि परिवेश के अनुकूल INS विक्रांत पर दिन के समय MiG-29 फाइटर जेट्स के टेक ऑफ लैंडिंग डेमो देखने के दौरान चश्मा सूर्य की तेज रोशनी से आंखों की सुरक्षा के लिए पहना गया। समुद्री वातावरण में यह सामान्य है और यह सैन्य अभ्यास के दौरान जवानों की तरह मोदी जी की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, जो पहली बार काला चश्मा पहना गया, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। ट्रेंड का हिस्सा 2014 से मोदी जी की दीपावली का सैन्य यात्राओं में स्टाइल तत्व जैसे कैप्स, हेड्स, जैकेट्स शामिल रहे हैं। काला चश्मा इस श्रृंखला का नया जोड़ है, जो उनकी वैश्विक छवि जैसे 2015 में चीन यात्रा के दौरान नेगेटिव स्टाइल सनग्लासेस को
मजबूत करता है। इन्होंने जो यूनिफॉर्म स्टाइल्स पहनी है वो कुछ संक्षिप्त बिंदुओं के साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अब तक 10 दीपावलियाँ जो मनाई और 11वीं जो मना रहे थे अक्टूबर में, उन्होंने अपने हर दीपावली के त्यौहार पर सैन्य वर्दी के साथ रहे हैं। कब किस वर्ष में दीपावली के साथ उन्होंने कौन सी वर्दी पहनी है वो आप यहाँ पर सुनेंगे, और कहाँ पर मनाई है, किस बॉर्डर पर गए थे मनाने में, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काला चश्मा क्यों धारण किया था। वो जब देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के जवानों के साथ पहली जो दीपावली मनाई थी, वो आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे पहली बार। तो वो पहली उन्होंने जो दीपावली सन 2014 में सैनिकों के बीच में मनाई थी, सियाचिन जो हमारे सेना का बॉर्डर है, थल सेना का, वहाँ पर गए थे और उन्होंने पहली दीपावली सियाचिन में बनाई थी और कठोर मौसम के अनुकूल जैकेट, कैप पहना या धारण किया था, और ये पहली परंपरा उन्होंने यहाँ से शुरू किया था। फिर उसके बाद 2015 में पंजाब बॉर्डर बीएसएफ के बीच गए, जवानों के बीच उन्होंने अपनी दीपावली को मनाया और यहाँ पर उन्होंने बीएसएफ यूनिफॉर्म को धारण किया। उसके साथ ही जो बीएसएफ की साधारण गोल्ड स्टाइल या टोपी होती है, कैप, उसको उन्होंने यहाँ पर धारण किया, जो एक कैप बीएसएफ वर्दी का एक हिस्सा है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2016 में सैनिकों के बीच दीपावली मनाई और इस बार वो सुमदो जो हिमाचल प्रदेश का थल सेना अध्यक्ष का केंद्र है, वहाँ पर वो गए और उन्होंने यहाँ पर कंपोज जैकेट को धारण किया। कंपोफ्लेज जैकेट को उन्होंने यहाँ धारण किया, जो थल सेना का उस केंद्र का एक अपनी वर्दी का हिस्सा है। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में 2017 में गए और इस बार वो अपने जवानों के, देश के बेटों के, गुरेज जो कि J&K में पड़ता है, जो थल सेना का केंद्र है, वहाँ पर उन्होंने जवानों के बीच में और थल सेना की कम्बाइन यूनिफॉर्म को पहली बार धारण किया था 2017 में। और इसके बाद जो आपका विवाद डोकलाम तनाव के बाद जो चीन के साथ विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद वो पहली बार फिर से 2018 में जवानों के बीच में उन्होंने दीपावली को मनाया और इस बार वो हर्षित जो उत्तराखंड का थल सेना बॉर्डर है, सैनिकों का केंद्र बिंदु है, वहाँ पर गए थे और यहाँ पर उन्होंने माउंटेन टेरियन जैकेट और हैट को धारण किया था, जो उस सेंटर का एक अपना वर्दी का कॉम्बो यूनिट है जो सैनिक वहाँ पहनते हैं, उन्होंने धारण किया था। फिर उसके बाद 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी सैनिकों के बीच में जाते हैं और इस बार वो राजौरी जो J&K में गए, जो थल सेना का केंद्र बिंदु है, और वहाँ पर उन्होंने थल सेना का जैकेट, स्वीट्स जैकेट को धारण किया और स्वीट्स को जवानों के बीच में वितरित किया, जवानों का मुंह मीठा किया। और ये
बालाकोट जो स्ट्राइक का जिक्र उन्होंने वहां पर पहली बार किया था। बालाकोट जिक्र के से देश में कई तरह के विवाद खड़े हुए थे। कहा जाता रहा कि सेना के नाम पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी ने वोट भी मांगे थे। ऐसा देश के लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए, मांगते नज़र भी आए, कई वीडियोस में उनको देखा भी गया था। फिर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोंगेवाला जो राजस्थान में भी जवानों का सेंटर है, यहाँ पर उन्होंने जवानों की जो डेजर्ट कैमो जैकेट उसको धारण किया था कोविड के बीच में। इसी दौरान देश के अंदर कोविड की शुरुआत हो चुकी थी। फिर 2021 में हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार JNK में गए, लेकिन इस बार वो नौशेरा थल सेना के पॉइंट पर गए थे जो JNK में है, और यहाँ पर उन्होंने थल सेना की यूनिफॉर्म को धारण किया था। तो इस तरह से आप जान रहे हैं कि किस वर्ष में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस कैमो जैकेट को धारण किया था सेना के बीच में। तो अब 2022 में जब वो देश के प्रधानमंत्री जी कारगिल जो आपका थल सेना का पॉइंट है वहाँ पर गए, कारगिल बिंदु जहाँ से देश का मेन पॉइंट है, शिखर है, माउंट कॉम्बैट जैकेट को उन्होंने यहाँ पर धारण किया था। तो इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सैनिकों के बीच में थल सेना के जवानों के अनुसार वर्दियों को धारण करते रहे, और कारगिल विजय दिवस निकट था और 2023 में एक फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के दीपों का पर्व दीपावली को मनाने के लिए लेप्चा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर थल सेना का पॉइंट है वहाँ पर गई और दीपावली थल सेना जैकेट हिमालय थल सेना जैकेट को धारण किया, और उस वर्दी को पहनने के बाद उन्होंने सैनिकों के बीच में दीपावली को मनाया। इसी तरह से अगले टर्न 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक नई वर्दी को धारण किया था, एक नए सेंटर बिंदु पर गए थे। BSF के थल सेना का जो बिंदु था जहां से देश की रक्षा होती है, कच्छ, गुजरात, बाहुबल, वहां से उन्होंने दीपावली का पूरे देश को संदेश दिया था। सैनिकों के बीच में BSF आर्मी मिश्रित यूनिफॉर्म को उन्होंने वहां धारण किया था। और जैसा कि अब हम 2025 में जो इंडो पाक बॉर्डर के बराबर 2024 में गए थे, वहाँ पर उन्होंने मनाई थी दीपावली को, और 2025 में नौसेना के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली को धूमधाम के साथ मनाया, और यहाँ पर उन्होंने रनवे लैंडिंग भी देखी। NIS विक्रांत जो नौसेना का सेंटर पॉइंट है, पानी के बीच समुद्र के अंदर जो हमारे देश के बेटे देश की सुरक्षा करते हैं, नौसेना कमांड यूनिफॉर्म प्लस काला चश्मा देश के प्रधानमंत्री जी ने धारण किया, और यहाँ पर उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन का भी जिक्र किया। उसके साथ कई बिंदुओं पर उन्होंने यहाँ संबोधन दिया। तो इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काला चश्मा धारण किया था जो एक वर्दी का हिस्सा था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप मुझको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।